नमस्कार, डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गढ़वाल के पाल वंश के तहत रानी कर्णावती के बारे में जानेंगे, जिन्हें नकट्टी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नकट्टी रानी, जो पहाड़ी लैंग्वेज में रानी को रानी के नाम से संबोधन किया जाता है, इसलिए हम रानी ही शब्द यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रानी कर्णावती जो थी, ये राजा महिपति शाह, भी हम इससे पहले वाले जो वीडियो में देखा हमने कि राजा महिपति शाह जो थे, उन्होंने टिहरी की बागडोर संभाली थी। वो जो उत्तराखंड के गढ़ क्षेत्र है उसकी बागडोर संभाली थी, और जिनकी मृत्यु लगभग 1635-36 के दरमियान हुई। ठीक है। जो रानी कर्णावती थी वो उनकी धर्मपत्नी थी। रानी कर्णावती का संबंध हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र से था, जो कि कटोच वंश के राजा की पुत्री थी। राजा महिपति शाह की जब मृत्यु हुई तो उस समय राजकुमार पृथ्वीपति शाह क्या थे, अल्पायु के थे, मात्र 7 साल के थे, तथा राजमाता कर्णावती को ही उनका संरक्षक बन राजकार्य अपने हाथों में लेना पड़ा। तो देखते हैं कि आप महिपति शाह की जब मृत्यु हो गई तो जो उनके जो पुत्र थे वो अल्पायु के थे, पृथ्वीपति शाह, इसलिए किसी न किसी को तो राज शासन संभालना था। इसलिए राजमाता जो कर्णावती थी वह अब उस सिंहासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसमें उनका जो साथ दिया उसमें उनके सेनापति माधो सिंह भंडारी जी थे, भंवरी दास और दौलत बेग जैसे मंत्रीगण थे, जो उनके विश्वास पात्र थे, जिनके भरोसे उन्होंने पूरा गढ़वाल क्षेत्र पे शासन किया। रानी कर्णावती को हम परीक्षाओं में कई बार देखते हैं कि नकट्टी रानी कौन थी, ये वाला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो रानी कर्णावती को ही नकट्टी रानी कहा जाता है। उन्हें नकट्टी रानी क्यों कहा जाता है, इसका संदर्भ हम जो जहांगीरनामा है उसमें भी है, और बाकी मनुची ने, जो इतालवी ट्रेवलर था, उसने भी रानी कर्णावती के बारे में लिखा है कि उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता और दूरदर्शिता का परिचय देके मुग़ल सिंहासन की नींव तक हिला के रख दी थी। देखिए, राजमाता जो कर्णावती थी वो अपने आप में एक कूटनीतिक और राजनीतिक महिला तो थी, साथ में एक परिपक्व भी थी। उन्होंने देखिए, जब वो सिंहासन पर बैठी तो राजा महिपति शाह की मृत्यु हो चुकी थी, उनका पुत्र जो अल्पायु का था। तो यह खबर कहीं ना कहीं मुग़ल शासक को भी पता चल गई थी कि राजा महिपति शाह की मृत्यु हो चुकी है। तो उसी समय जो तत्कालीन जो मुग़ल दरबार का शासक था, कौन था, शाहजहाँ था। तो शाहजहाँ ने सोचा यही समय है कि गढ़वाल क्षेत्र को भी अपने अधीनस्थ कर दिया जाए, क्योंकि गढ़वाल उससे स्वतंत्र ही शासन करता रहा पहाड़ी क्षेत्र में। इसलिए गढ़वाल को अपने क्षेत्र में करने के लिए उसने जो अपना सेनापति नजाबत खान था उसको और उनका साथ दिया। इसमें किसने, एक पहाड़ी राजा जिनका मानदाता कहते हैं, किन्नौर के राजा मानदाता ने उनका साथ दिया, और दोनों ने मिलकर पहाड़ी क्षेत्र पर हमला करने 30,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया। इनकी सेना जब लक्ष्मण झूला क्षेत्र पार करके चली गई तो इन्हें गढ़वाली सेना पीछे पीछे हटती चली गई। गढ़वाली सेना इन्हें और अपने इलाके में मतलब आमंत्रित कर दी गई। कुछ टाइम बाद विपरीत परिस्थितियाँ, मौसम बदला, विपरीत परिस्थितियाँ हुई, और इनकी जो खाद्य सामग्री थी वो सारी क्या हो गई थी, लगभग ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद गढ़वाली सैनिकों ने टुकड़ियों में इन पर छापा मार पद्धति, जिसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध करके इन्हें हमला करते गए, कभी किधर से। बेचारे ये मुग़ल सैनिक जो कि 30,000 थे, ये भूखे प्यासे वैसे परेशान थे, और इन पे गढ़वाली सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में दौड़ा कर मारा। जब एक स्थिति ऐसी आ गई कि मुग़ल सेना ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन रानी कर्णावती ने कहा कि हम तुमको ऐसी तो जाने नहीं देंगे। तुम्हारी इतनी हिमाकत हुई कि तुम हमारे गढ़ क्षेत्र पे आक्रमण करने आ गए। तो रानी ने एक शर्त रखी, तुम एक ही शर्त पे यहाँ से जा सकते हो, या तो अपना मस्तक कटा के, या तो अपनी नाक कटा के। तो जो मुग़ल सैनिक थे उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए अब सारे सैनिकों ने अपनी नाक काट के गढ़वाल के शासक को समर्पित की। यह घटना एक मुग़ल राज दरबार के लिए सबसे बड़ा अपमान थी। इसके जो नजाबत खान जो सेनापति था, इसने क्या, यह इतना अपमानित हुआ कि इसने दिल्ली मतलब अपने राज सिंहासन में जाते ही सुसाइड कर लिया, मतलब इसने जहर खा के अपने प्राण त्याग दिए।
तो कहीं ना कहीं शाहजहाँ को यह अपमान का घूंट पीना पड़ा और उन्होंने दोबारा प्रयास किया। दिल्ली दरबार ने दूसरी बार प्रयास किया। दूसरी बार उसने दूसरा सेनापति आरिज खान के नेतृत्व में एक सेना वापस गढ़ क्षेत्र में भेजी। इस सेना का भी वही हाल हुआ। पहाड़ी सेना ने इसे क्या गुरिल्ला युद्ध कला से और दौड़ा दौड़ा के मारा, और ये धीरे धीरे इनकी अकल ठिकाने आई। तो इन्होंने सोचा चलो यार छोड़ो, अब पहाड़ी क्षेत्र पे हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो स्वतंत्र शासिका के रूप में रानी कर्णावती पहाड़ी क्षेत्र में बनी रही। जब रानी कर्णावती ने मुग़लों की सेना को यहाँ से दौड़ा दिया, तो एक कथा यह भी है कि इतना हिमपात हुआ या इतना ओलावृष्टि हुई कि मुग़लों की आधी सेना नष्ट हो गई थी, जिससे कि रानी कर्णावती प्रसन्न होकर भगवान वीरणेश्वर मंदिर में एक छत्र बनवाया, चांदी का छत्र बनाया। एक बार रानी ने रणीहाट के मंदिर में भी स्थित एक रणीहाट का मंदिर है जो श्रीनगर और टिहरी के जो सीमा क्षेत्र है ना उस पे लगता है, तो वहाँ पे भी रानी ने मंदिर का एक छत्र बनवाया। जो ये महाराज माता कर्णावती थी, ये दूरदर्शी तो थी। इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा प्रयास किया। उन्हें पता था कि जो इकोनॉमी है हमारी क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसलिए उन्होंने जो दून घाटी है, जो सबसे उपजाऊ घाटी थी उत्तराखंड मतलब पहाड़ी क्षेत्र की, तो वहाँ उन्होंने क्या ये कूल सिंचाई के लिए कूल का निर्माण किया। ये जाल आप देख सकते हैं राजपुर क्षेत्र में, देहरादून में उन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, जिससे कि उस इलाके में काफ़ी अच्छी फसलों की पैदावार हुई। रानी कर्णावती ने साथ ही साथ करणपुर जो देखा होगा कि देहरादून में आजकल एजुकेशन का हब बना हुआ है, जहाँ के सारे बच्चे तय कोचिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो उसका निर्माण ही रानी कर्णावती ने किया। नवादा क्षेत्र, नवादा गांव भी बसाया। नवादा में रानी कर्णावती की यत्र तत्र कई मूर्तियाँ भी लगी पड़ी हुई है, ठीक है। संख्या में कम होगी लेकिन हैं, खंडित मूर्तियाँ मिलती हैं उनकी नवादा क्षेत्र में, ठीक है। तो जो राजमाता कर्णावती इतनी उनकी दूरदर्शिता और उनकी जो ये क्या कहते हैं साहस के कारण ही उन्हें जो मालवा की रानी दुर्गावती से भी कभी कभी उनकी तुलना की जाती है। आपको पता ही है कि जो महिलाओं के बारे में इतिहास में कम ही जानकारी मिल पाती है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं पुरुषों को ही आगे बढ़ाकर लिखा जाता है। पुरुष एक जो विचारधारा ऐसी थी कि पुरुषों के ही बारे में सबसे ज़्यादा, इसलिए रानी कर्णावती के बारे में एक दो घटनाओं के अलावा कहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन यह क्षत्रिणी महिला इतनी शक्तिशाली, पहाड़ों में इसने अपने गढ़वाल क्षेत्र को इसने एक मतलब क्या कहते हैं बिखरने नहीं दिया। एक घटना ऐसी भी है कि जो माधो सिंह भंडारी जब तिब्बत क्षेत्र पे आक्रमण करने गए थे, तो बताते हैं कि माधो सिंह भंडारी वहाँ चोटिल होके उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये खबर किसी किताब में लिखा है कि जब रानी कर्णावती को पता चली, तो रानी कर्णावती ने क्या कहा सैनिकों को, मतलब अपने जो विश्वसनीय लोगों को, कि विपक्षी सेना को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा सेनापति माधो सिंह भंडारी मर गया है। तो उन्होंने माधो सिंह भंडारी की जो वो थी क्या कहते हैं बॉडी थी, उसे आधा गर्म करके और उसे मतलब ऐसी पोजीशन में बिठा दिया कि मानो वो जीवित अवस्था में बैठे हो, ताकि ऐसे में अपनी सेना का मनोबल तो बढ़े ही बढ़े, साथ में जो विपक्षी सेना है उनका मनोबल घट जाए कि अभी हमारा सेनापति जीवित है। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि रानी कर्णावती कितनी दूरदर्शिता और कितनी स्ट्रैटेजिक मतलब रणनीतिक महिला थी, जिन्होंने हर जगह अपनी रणनीति का परिचय दिया, क्योंकि ये एक राजपूताना घर की महिला थी जो पहले से ही इस कला में माहिर होते हैं, राज सिंहासन और ये क्या कहते हैं रणनीतिक उस मामलों में। तो आज हमने रानी कर्णावती के बारे में पढ़ा। अगले ही दिन चाहे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे महाराजा पृथ्वीपति शाह के बारे में, जो कि इनके पुत्र थे। क्योंकि रानी कर्णावती जब ये राजा वयस्क हो जाएंगे तो रानी कर्णावती इनको इनका शासन सौंप देगी। उसके बाद रानी कर्णावती मतलब क्या कहते हैं जो मार्गदर्शक मंडल जैसे बीजेपी वालों ने बना रखा है उसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, नमस्कार।